इसमें मैं एक कंटेनर बनाऊंगा और उसमें आप देखिएगा कि हमने एक वेसल बनाया है यहाँ पर ऐसे। हाँ जी, जैसे कि मैंने ना एक एक कंटेनर बना लिया, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। तो आप ये देखिएगा कि हमने पानी भर दिया यहाँ तक, पानी या कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड। कोई फ्लूइड भरा हुआ है इसमें। और इसमें ना हमने दो पोजीशंस देख ली। एक पोजीशन तो ये कि जहां पर अपने ये होल कर रखा है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, डायरेक्शन दे दीजिए ऐसे। तो यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को बोल दीजिए पोजीशन 1। और ये वाली जो पोजीशन है मतलब इधर वाली, इसको बोल दीजिए पोजीशन 2। और यहाँ पर जिस वेलोसिटी के साथ लिक्विड बाहर निकलता है उसको बोल दीजिए V1। और इस जगह पर जो प्रेशर होगा इसको बोल देंगे पी ए। पी ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज ये खुला हुआ है तो इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, इसलिए इसको पी ए बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो ये जो बीच का एरिया है ना, इस बीच के एरिया को बोल देंगे कैपिटल A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट पोजीशन। के बीच की जो पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, तो A1 बोल दिया इसको। और यहाँ पर मैं कहूंगा इस जगह पर जो बी प्रेशर है उसको बोल दिया P2। तो P2 को P2 ना कहकर P बोल दीजिए। यहाँ पर ये आपका पी ए जो है ये एक तरह से क्या है, P1 है। फर्स्ट पोजीशन पर जो प्रेशर है वो पी ए है, तो P1 इज इक्वल टू पी ए। वेलोसिटी V1 हो गई यहाँ पर। इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया A1। और यहाँ पर जो लिक्विड है तो इसको अगर टॉप से इसका एरिया देखेंगे लिक्विड का तो ये हो जाएगा A2। ठीक है। अब हम ये कहेंगे इफ A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द, if A1 and A2 are the, if A1 and A2 are the cross sectional areas, if A1 and A2 are the cross sectional areas of the side hole and the tank respectively, of the side hole and the tank respectively, if A1 and A2 are the cross sectional areas of the side hole and the tank respectively, and V1 and V2 are the liquid velocities, and V1 and V2 are the
liquid velocities V1 and V2 are the liquid velocities at points 1 and 2 at points 1 and 2, then by equation of continuity यहाँ पर ना असल में ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू करता है, ये जो हमने साइड में होल कर रखा है, अगर यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू करता है तो यहाँ से तो पानी, इधर से तो पानी बाहर निकलेगा, तो ये होल छोटा होल है तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, उसी को हम बोल देते हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एफ्लक्स, क्योंकि यहाँ से पतली धार निकलेगी। ऐसे ही जो यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है तो ये पानी धीरे 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 नीचे, इसका लेवल जो है धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो जिस स्पीड के साथ ये पानी नीचे आएगा ना, उस स्पीड को बोल देंगे v2। फिर यहाँ पर जो हमें अलग अलग हाइट्स दे रखी है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली जो टोटल हाइट है इसको बोल दिया y2, इसको बोल दिया y2। और ये जो ऊपर वाली हाइट है इसको बोल दिया h, इसको h बोल दिया। और ये जो है इधर वाली हाइट इसको बोल दिया y1। h और इसको बोल दिया y1 और ये हो गई y2। नीचे से और बिल्कुल ऊपर तक वाली जो हाइट है इसको बोल दिया y2। अब आप ये देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होता है कि अगर दो अलग अलग पोजीशंस हैं तो दो अलग अलग पोजीशंस पर जो हमारा एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो दूसरी पोजीशन के एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यहां से मैं v2 की वैल्यू निकाल दूंगा, it implies that v2 is equal to a1 upon a2 into v1। v2 is equal to a1 upon a2 into v1 as हम ये करेंगे as a2 is very greater than a1, then the liquid then the liquid then the liquid at the top may be taken at rest, may be taken at rest, that is v2 is equivalent to 0। ठीक है, v2 को हम 0 बोल सकते हैं। कैसे? हम ये कहेंगे कि a2 जो है वो a1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है। जब a2 आप देख रहे हो कि a1 एक जरा सा एरिया और a2 यहाँ का पूरा एरिया है, तो a2 जो है वो a1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। जब डिनोमिनेटर वाली टर्म बड़ी होती है, हाँ जब डिनोमिनेटर वाली टर्म बड़ी होती है ना बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए a2 a1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि a2 मान लो 10 मीटर स्क्वायर है और a1 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1/10 कितना हो गया? 0.1। 0.1 इंटू v1, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 इंटू एनीथिंग वो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने बोल दिया कि अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है v2 वो लगभग लगभग 0 के बराबर होगी। ठीक है, ये करने के बाद में फिर मैं कहूँगा applying Bernoulli's equation at points 1
and 2, applying Bernoulli's equation at points 1 and 2, applying Bernoulli's equation at points 1 and 2, we get P1 plus half rho V1 square plus half rho V1 square plus rho G Y1, rho G Y1 होता क्या, rho G H, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है काइनेटिक एनर्जी, ये होता है प्रेशर एनर्जी, ठीक, इज इक्वल टू P2। तो यहाँ पर H की जगह Y1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पॉइंट 1 तक, पोजीशन 1 तक की जो हाइट है वो Y1 ही है। अच्छा, इसके बाद P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी, या पोजीशन 2 की बात कर रहे हैं तो पोजीशन 2 तक की हाइट कितनी है, Y2, तो रो जी Y2, ठीक है। इतना करने के बाद में अब इनकी सबकी वैल्यूज जो जो थी वो वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर। देखो P1 क्या है, बिकॉज ये जो पॉइंट है, जो होल है, इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो P1 इज इक्वल टू PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 की जगह लिख देंगे PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू P2, जो है P2 को आपने P ले लिया तो सिर्फ P लिख दीजिए, P2 की जगह P। V2 कितना है, V2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो V2 की जगह पर 0 डाल देना, हाफ रो इंटू 0 का स्क्वायर प्लस रो जी Y2 प्लस रो जी Y2, ठीक है। अब आप क्या करिए, हाफ रो V1 स्क्वायर को यहाँ छोड़ दो, हाफ रो V1 स्क्वायर को यहाँ छोड़ दो, बाकी सब उधर ले जाओ, तो P माइनस पी ए, तो इधर था ये P को उधर लेके तो P माइनस पी ए हो गया, ये 0 हो गया, प्लस रो जी Y2 माइनस रो जी Y1, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस पी ए प्लस रो जी और ब्रैकेट में Y2 माइनस Y1 मींस Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू H। आप ये देखिए, तो Y2 में से अगर Y1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आएगा, H आएगा, तो Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू H। therefore half rho V1 square, half rho V1 square is equal to rho G, Y2 minus Y1 की जगह आ जाएगा H, rho G H और प्लस P माइनस पी ए, rho G H प्लस P माइनस पी ए। फिर आप क्या करिए, V1 स्क्वायर पर छोड़ो और इसको इधर ले जाओ, 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रो जी एच, रो मल्टीप्लाई में था तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, प्लस 2 इंटू पी माइनस पी ए अपॉन रो से रो कैंसिल आउट हो गया, V1 is equal to अंडर रूट 2GH प्लस 2 इंटू पी माइनस पी ए अपॉन रो, तो ये V1 हो गई। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एफ्लक्स। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एफ्लक्स। दिस इज सर स्पीड ऑफ एफ्लक्स। हाँ जी बताइए। तो स्कूल में ना काफी अलग तरीके से करवाया है। कैसे मतलब? सर उसमें वेसल ओपन ले लिया, सरफेस की वेलोसिटी 0 ले ली, और फाइज बॉटम में ले लिया, तो और फाइज का जगह जो है वो 0 पोटेंशियल मान लिया उधर का, तो हमारे पास v वहां से अंडर रूट 2GH आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ ये क्या करा है इन्होंने। ये मैं आपको बताता हूँ, अभी ना आगे दो स्पेशल केसेस हैं, वो दो स्पेशल केसेस में यही चीज डिस्कस करेंगे। उन्होंने पर्टिकुलरली स्पेशल केस ही करा दिया होगा। आगे नोट करो, ये तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ गई। अब इसके बाद देखो जो तुम कंडीशन कह रहे हो उसकी बात करता हूँ। पहले ये देखेंगे
स्पेशल केसेस देंगे तो पहला केस है, स्पेशल केसेस हैं, तो केस फर्स्ट देखो पहले। केस फर्स्ट में है when P is very very greater than PA, then P is very very greater than PA, then the term then the term 2GH may be ignored. ये जो टर्म है 2GH इसको इग्नोर करा जा सकता है। P is very very greater than PA, हम ये कहेंगे कि ये वाला जो प्रेशर है, जो इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है, ये इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है। जब ये बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम ये कहेंगे कि 2GH, इसमें G और H का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब ये वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी है तो रो जी एच जो है, सॉरी 2GH जो है, इस टर्म को इग्नोर करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी जब प्रेशर ही यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा है, तो फिर यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी निकल के आएगी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उस केस में ये जो जी और एच वाली जो टर्म्स है, जी और एच वाली टर्म्स को इग्नोर करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर इतना ज्यादा है। तो जो जी लग रहा है ना हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से, उसकी वजह मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा रखा है। जब प्रेशर बढ़ा रखा है तो प्रेशर की वजह से वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो उसमें जी का कोई रोल नहीं है। तो इस वजह से जी वाली टर्म को इग्नोर कर दिया। तो जब जी वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे मतलब ये जीरो हो गया, तो सिर्फ ये बचेगा। V1 is equal to 2 into P minus PA अपॉन रो इसका अंडर रूट। V1 is equal to ये हो गया, पहला केस तो ये है। उसके बाद देखिएगा सेकंड है when the tank is open to the atmosphere। ये आपके स्कूल में कराया गया होगा, हर्ष से तुम बता रहे हो। when the tank is open to the atmosphere। सर हाँ जी बोलो। जब उन्होंने कंटिन्यूटी से कराया है हाँ उसमें भी बॉटम वाला पोटेंशियल जीरो लिया है, तो V की वैल्यू A1 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आ रही है। भाई मेरे को एक बार फिर भेज देना मतलब उन्होंने कौन से तरीके से कराया है, लेकिन वैल्यू तो यही आ रही होगी ना, अंडर रूट 2GH आ रही होगी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। यही आ रहा है। मैं एक बार पूरा भेज देता हूँ। हाँ भेज देना कौन से चाहिए। ये तो ये वाला है जो हमने करा। यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट्स पर, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा नीचे कर दिया इसको। वो बोल रहा है कि ऊपर से तो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है जैसे ये है, लेकिन वो नीचे लगा हुआ है, जो होल है वो नीचे कर रखा है उसको जस्ट। पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग कंडीशन दे रखी है बर्नौलीज थ्योरम। गलत तो होगा ना इसमें भी। चलिए देखता हूँ। हाँ हाँ ये सही है। हाँ हाँ ये सही। देखो जो केस सेकंड है ना, वो केस सेकंड है व्हेन द टैंक इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ओपन टू द एटमॉस्फेयर। व्हेन द टैंक इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये दोनों केस मेंशन कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उसमें क्या है कि जब इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये खुला हुआ है। जब ये खुला हुआ है तो ये जो P है, इस P की वैल्यू भी PA है ना। व्हेन द टैंक इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर देन P is equal to PA। तो P PA के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि PA को इधर ले आओ तो P माइनस PA कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जब P माइनस PA जीरो हो गया तो ये वाला पूरा टर्म जीरो, तो V1 is equal to अंडर रूट 2GH हो गया। V1 is equal to अंडर रूट 2GH, ठीक है। फर्स्ट देखो एक तरीका तो ये है when the tank is open to the atmosphere, तो उस केस में तो हमारी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ये आ जाएगी अंडर रूट 2GH।
बाकी एक बार मेरे को भेज देना जो आपके स्कूल में कराया है, मैं एक बार वो भी देख कर बता दूंगा तो उसमें क्या भेज बताना दूंगा, है। भेज दिया है सर। ठीक है, मैं देख लूंगा उसको, देख कर बता दूंगा तुम्हें। उसके बाद अगला देखिएगा, इसमें एक चीज और नोट करनी है बस। और कौन से में डाउट तो वेंचुरी मीटर कह रहे थे ना। वो मैन में वाला कुछ होता है ना, हाँ मैन वो मैन देख पावर में समझ में आ रहा है। नहीं होता है। सर आप उन्हें थोड़ा भी आगे उसका परसों सॉरी सॉरी सर। देखिए जी, इसमें आप ये कहेंगे दस द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द, यहां तक करने के बाद में नोट करेंगे इसी में के सेकंड में, दस द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स of a liquid, thus the velocity of efflux of a liquid is equal to the velocity which a body acquires is equal to the velocity is equal to the velocity which a body acquires, velocity which a body acquires, velocity which a body acquires in falling freely from the liquid surface falling freely falling freely from the free liquid surface from the free liquid surface to the orifice, orifice मतलब उसका जो बॉटम होता है, to the orifice ORIFICE. This result is called Torricelli's law. This result is called Torricelli's law. This result is called Torricelli's law. देखिए एक तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन बर्नौलीज प्रिंसिपल का। दूसरा देखेंगे वेंचुरी मीटर, और वेंचुरी मीटर जो है वो क्या है वो भी देखिएगा जरा। दूसरा देखिएगा वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर में है इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड, इट इज अ डिवाइस it is a device used to measure the rate of flow of a liquid. It is a device used to measure the rate of flow of a liquid through a pipe. Through a pipe. Full stop. It is also called flow meter or Venturi tube. It is also called flow meter or Venturi tube. Flow meter or Venturi tube. उसके बाद इस तरह से बनाना है इसको।
यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पाइप ली है, तो सिलेंड्रिकल पाइप में हमने पानी का एक छोटा सा सैंपल ले लिया, पानी का या किसी भी लिक्विड का। वो जो छोटा सा सैंपल है वो ऐसे ही तो होगा, अगर देखेंगे तो सर्कुलर शेप का ही तो होगा। तो वो छोटा सा सैंपल ले लिया मैंने यहाँ पर पानी का। तो ये जो सैंपल है, पानी के हर सैंपल पर बराबर प्रेशर होगा, और हर सैंपल पर जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को मैंने मान लिया V1, मतलब इस जगह जो प्रेशर है, प्रेशर को मैंने मान लिया P1 और वॉल्यूम को मान लिया V1। इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा शेड कर दिया, प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1। जिस वॉल्यूम के साथ ये पानी आगे की तरफ आ रहा है, ये लिक्विड आगे की तरफ आ रहा है, ये V1। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया, उसको मैंने मान लिया A1, एरिया को मान लिया A1। स्मॉल A1 ले लीजिए, स्मॉल A1, स्मॉल A1। उसके बाद हमने कहा कि थोड़ा बहुत पानी जो है, अब यहाँ पर एक ना लिक्विड भरा हुआ है, कोई दूसरा लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर। इसको बोल देंगे कि यहाँ पर इस लिक्विड की जो यहाँ पर हाइट है ना, इस लेवल पर जो हाइट है और इस लेवल पर जो हाइट है, इन हाइट्स का जो डिफरेंस है, ये जो हाइट है, इसको यू ट्यूब बोलते हैं, ये यू की शेप में ट्यूब है, इसको यू ट्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड का लेवल है और यहाँ पर जो लिक्विड का लेवल है, इनमें गैप जो है वो h का है, मतलब इनमें जो हाइट का गैप है वो हाइट h है। उसके बाद मैंने बोला कि अब ये थोड़ा सा नैरो हो गया, यहाँ पर सेम लिक्विड है, ये नैरो हो गया, तो इसका मतलब इसका प्रेशर यहाँ पर चेंज होगा। तो मैंने एक छोटा सा लिक्विड कॉलम यहाँ ले लिया, लिक्विड कॉलम मतलब लिक्विड का टुकड़ा, वो यहाँ पर ले लिया, और इसका मैं एरिया बोलूंगा बेटा P2, इस पर प्रेशर में बोल दूंगा P2, इसका एरिया में बोलूंगा A2, स्मॉल A2, और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम बोल देंगे V2, इसकी वेलोसिटी को हम बोल देंगे V2। और यहाँ जो लिक्विड है, इसमें जो यूट्यूब में जो लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम बोलेंगे लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो m, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो m, ये बना लीजिएगा लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो m, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, फिर वही करेंगे, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगाएंगे भाई, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी A1 V1 is equal to A2 V2, A1 V1 is equal to A2 V2, इस A2 को इधर ले आओ, A1 अपॉन A2 is equal to हो गया V2 अपॉन V1, A1 अपॉन A2 is equal to V2 upon V1. If the liquid has density rho and is flowing horizontally, if the liquid has density rho and is flowing horizontally, if the liquid has density rho and is flowing horizontally, then from Bernoulli's equation, आप ही देखिएगा कि जैसे P1 होता है, तो P1 ले लेंगे और ये हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी होती है उसको छोड़ देंगे, यानी कि जो रो जी एच वाला होता है वो छोड़ देंगे, क्योंकि हम ये कहेंगे वर्टिकल इसमें मोशन है नहीं, लिक्विड सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो जो वर्टिकल मोशन ही नहीं है तो हाइट जीरो है,
जब हाइट 0 है तो रो जी 0, यानी कि वो तो 0 ही हो जाएगा। तो हम लेते हैं P1 प्लस रो V1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये लेते हैं। तो रो जी एच वाला टर्म हटा देंगे बस, तो क्या हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाँ बेटा, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हमने ये कर दिया। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो खत्म हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कोई प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन नहीं है। उसके बाद देखिएगा, अब मैं यहाँ से निकालूंगा डिफरेंस इन प्रेशर, यानी कि P1 माइनस P2। क्या कह रहे हो? अच्छा, हाँ तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। फिर हम करेंगे इसमें कि हाफ रो कॉमन ले लेंगे, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 माइनस V2, इसमें भी आप क्या करो V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हाफ रो V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब क्या है, जो भी टर्म मैं कॉमन लेता हूँ समझ लीजिए तो उससे हर टर्म को डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब उस टर्म से डिवाइड करना, तो ये तो कट गया। अब V2 अपॉन V1 को मैं पहले लिख चुका हूँ, ये क्या है A1 अपॉन A2, ठीक है। तो हम ये कहेंगे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये V2 अपॉन V1 क्या है A1 अपॉन A2, यानी कि ये हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। और फिर आप इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करिए इसको, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे इफ h इज द हाइट डिफरेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर ट्यूब, if h is the height difference, if h is the height difference in the two arms of the manometer tube, two arms of the manometer, MANOMETER, manometer tube। फिर देखिएगा क्या है कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर इधर भी तो जाएगा, यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर इधर जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब में जब वो प्रेशर जाएगा तो इधर जाने वाला प्रेशर P1, इधर जाने वाला प्रेशर P2, P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसकी हाइट ज्यादा वाली हाइट H1 है, कम वाली हाइट H2 है, तो रो जी H2 माइनस H1। हमने सीधा सीधा हाइट का डिफरेंस ले रखा है तो वो H हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे P1 माइनस P2 प्रेशर का डिफरेंस कितना हो गया, रो रो एम जी एच, ये एम के लिए क्योंकि लिक्विड का जो यहाँ पर इस यूट्यूब में जो लिक्विड भरा हुआ है वो रो एम है, उसकी जो डेंसिटी है वो रो एम है, तो रो एम एच जी या रो एम जी एच, ये हो गया। इसके बाद मैं निकालूंगा रो एम जी एच इज इक्वल टू, therefore रो एम जी एच इज इक्वल टू P1 माइनस P2 को यहाँ निकाल चुका हूँ, हाफ रो V1 स्क्वायर और ब्रैकेट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं V1 निकालूं वेलोसिटी, तो V1 क्या हो जाएगा, ये टर्म सब इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2A2 स्क्वायर, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये पूरा का पूरा टर्म तो इधर आ गया, मतलब ये ऐसे हो गया a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ये तो इस तरफ आ गया, ठीक है। और फिर रो एम जी एच, ये एस था ही यहाँ पर, ये 2 था, 2 ऊपर आ जाएगा और ये रो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। v1 इज इक्वल टू अंडर रूट a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 रो एम जी एच अपॉन रो, ये आ गई वेलोसिटी v1। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ओके। उसके बाद एक चीज और लिखनी है, बैठिए। वो एक्स्ट्रा चेयर्स ना अंदर रखी होंगी, वो ले आओ, अंदर रखी होंगी, आज बढ़िया स्टार्ट करो। नहीं अभी दोबारा नहीं करा, 11 का चल रहा है। फिर उसके बाद ना बस एक चीज थोड़ी सी बची हुई है इसमें, वो नोट करें, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ द liquid flowing out per second, उसको ना कैपिटल क्यू बोल देते हैं, A1 V1, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, ये क्या हो गया A1 V1। और इसको हम कैसे कर सकते हैं जरा देखिएगा, A1 V1 का मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे। हाँ बताइए, पहले पहले ये बता दीजिए V1 तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे को बता दीजिए प्लीज। यस सर। यस सर। हर्ष, ध्रुव, अनुष्ठा, यस सर। ठीक है। अभी जरा देखना इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ी सी चीजें बस समझने वाली, मैं इस तरफ कर रहा हूँ। बैठ जाओ बस 2 मिनट की बात, बैठ जाओ 2 मिनट। हाँ अभी हुआ ना, बैठ जाओ बस, इधर बैठ जाओ, मैं कर रहा हूँ। तो Q को मैं क्या बोल दूंगा, Q को हम क्या देंगे V1, और फिर V1 क्या है, V1 ना ये पूरा का पूरा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर 2 रो एम जी एच 2 रो एम जी एच अपॉन रो, ये हो गया। अब देखिएगा अब क्या करना है हमको, ये जो न्यूमरेटर में A2 स्क्वायर है ना, अगर इसको मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर रूट के बाहर आकर ये क्या हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। तो मैं इसको बाहर लेकर आऊँ तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, ये हो गया A1 A2 और फिर अंडर रूट में 2 रो एम जी एच अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रो, ये है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। वेंचुरी ट्यूब में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, क्या है देखकर चला करो यार, सब कुछ गिर गया, and this is not the first time।